ये जो हमारा आज का चैप्टर है, दिस चैप्टर इज अबाउट लर्निंग। ठीक है, अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन में देखें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर 2 सवाल कोर्स आउटलाइन में दिए गए हैं कि व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग। तो दो बेसिकली इसके अंदर चीज़ें हैं, एक लर्निंग और इसकी काइंड्स। तो उस हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उनको इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि कवर करें जितना मैक्सिमम हो सके। हमारे नोट्स के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, हमारे नोट्स के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 5 है और किताब का ये चैप्टर नंबर 8 है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अब मैंने कुछ पोर्शन जो है वो हाईलाइट कर दिया है और कुछ पोर्शन को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जिस पोर्शन को, आप लोगों ने उसी पोर्शन को याद करना है और उसी को पढ़ना है और उसी को तैयार करना है। जिस पोर्शन को मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप उसको ना पढ़ें। ठीक है? तो ये एक फ़ायदा ये हो गया इस तरह करने से कि आपके ये एक नोट्स टाइप बन गए। आपको पता है कि हमने इसमें से ये चीज़ याद करनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज अबाउट लर्निंग। इसके अंदर मेन जो हमारा काम रहेगा, एक तो लर्निंग को हम डिफाइन करेंगे, दिस वुड बी द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, एंड आफ्टर डिफाइनिंग द लर्निंग स्ट्रेट फॉरवर्डली हम इसकी टाइप्स के ऊपर चले जाएंगे। द टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसके अंदर कंडीशनिंग है, कॉग्निटिव लर्निंग है और इम्प्रिंटिंग है। तो 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं। पेपर के अंदर अगर आप देखें तो पेपर के अंदर ये सवाल ये आता है कि व्हाट इज लर्निंग और व्हाट इज लर्निंग एंड डिफरेंशिएट क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक हो गया? पेपर के अंदर जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, जो कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि लर्निंग क्या है और क्लासिकल और ऑपरेंट लर्निंग के अंदर डिफरेंशिएट करें। ठीक हो गया? या लर्निंग क्या है और इसकी तीनों एग्जाम के बारे में लिखें। ठीक है, तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने में आए हैं। तो आपने यही ज़हन में रखना है कि वी पीपल आर टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी व्हाट द लर्निंग इज एंड व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं लर्निंग की, कंडीशनिंग, कॉग्निटिव और इम्प्रिंटिंग। कंडीशनिंग के अंदर 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट। कॉग्निटिव के अंदर 3 टाइप्स हैं, इनसाइट, लेटेंट और इमिटेटिंग। और इम्प्रिंटिंग जो है वो अलोन है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट द लर्निंग इज। Okay my dears, learning is, keep one thing in your mind, learning is ongoing activity. Learning ऐसा नहीं होता कि 3:05 पे लर्निंग होती है और 6:07 पे लर्निंग रुक जाती है। नो वे। लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन यू वोक अप इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका लर्निंग प्रोसेस जो है, आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और उस वक्त तक ये लर्निंग जारी रहती है जब तक आप सो नहीं जाते। ठीक है, तो सोने में ऑब्वियसली आपका जो कॉन्शियस है वो आपके साथ नहीं होता, सब कॉन्शियस आपके साथ नहीं होता, आप अपने सेंसेस में नहीं होते जब आप सो रहे होते हैं। तो इस वजह से लर्निंग का प्रोसेस उस वक्त रुका होता है। अदरवाइज जितनी देर आप जागते हैं होशो हवास में, आपकी लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। दिस इज द रीजन के वी वेक अप अंटिल द मोमेंट वी फेल asleep। जब हम सुबह उठते हैं और उस वक्त तक जब तक हम सो नहीं जाते, we always involves in learning. We get up, shower, dress up, eat, walk, study, talk, listen music, all the things that we done in whole of the day, all the things we are doing in whole of the day, it gives us the learning. We learned how to perform these behaviors. Whatever the activities that we are performing, whatever the activities that we are observing, what are the things that are happening in front of us, all the happenings, all the observations, all the things make us learn. हम वहां से सीख रहे होते हैं, हम वहां से लर्न कर रहे होते हैं। So this is the process, continuous process जो कि जारी रहता है। Psychologists usually define learning as the permanent change in behavior। एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जरा समझने वाली बात है। साइकोलॉजिस्ट जो है ना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लर्निंग
एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर का नाम है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर से मुराद ये है कि वक्ती तौर पर अगर आप कुछ सीखते हैं, चंद लम्हों के लिए अगर आप कोई चीज लर्न करते हैं, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज दैट चेंजेस योर बिहेवियर परमानेंटली। क्या मतलब? सपोज कर लेते हैं कि मैंने कोई काम किया, बहुत ज्यादा थकावट वाला मैंने कोई काम किया, तो वहां से मैंने कुछ लर्न किया, लेकिन जूं ही थोड़ी देर बाद उस काम की थकावट का असर कम होना शुरू होता है, तो वो जो मैंने लर्न की थी चीज, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लर्निंग का जो मेरा प्रोसेस था, जो बिहेवियर के अंदर चेंज आई थी, वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए थी, थोड़े देर के लिए थी, तो हम उसको लर्निंग नहीं कहेंगे। अगर लर्निंग रिमेन्स और चेंजेस आवर बिहेवियर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर लंबे अरसे के लिए हमारे बिहेवियर के अंदर कोई चेंज आती है, तो दैट इज कॉल्ड अ लर्निंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कोई वीडियो क्लिप, कोई इस्लामिक स्कॉलर का बयान या कुछ ऐसा पढ़ते हैं या जिंदगी के अंदर देखते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, फ्रॉम द डे टू डे आई एम गोइंग टू हैव अ परमानेंट 5 टाइम्स प्रेयर। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा या करूंगी। अब आप क्या करते हैं, ये एक लर्निंग है। आपको समझ आ गई कि विदाउट नमाज, या नमाज एक ऐसी चीज है कि जिसको छोड़े बगैर मेरा गुजारा नहीं है, या ये हमारा लाजमी रुकन है। बीइंग अ मुस्लिम वी आर सपोज टू प्रे फॉर 5 टाइम्स। तो आप ये एक परमानेंट लर्निंग आपकी होगी अगर यू कंटिन्यू इट परमानेंटली। बट फॉर द टाइम बीइंग एक चेंज आई, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज हुई जिसने आपको नमाज की तरफ रागिब किया, देन यू फॉरगॉट। ठीक है? तो लर्निंग इज व्हेन यू अडॉप्ट सम बिहेवियर परमानेंटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लर्निंग के अंदर 3 बातें होती हैं। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। वो चेंज इन बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है, वो चेंज इन बिहेवियर बुरा भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि चेंज इन बिहेवियर अच्छा ही होता है हमेशा, नहीं, चेंज इन बिहेवियर नेगेटिव भी हो सकता है। सो लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, पहली थिंग कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। दूसरी चीज, इट टेक प्लेस थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। किसी काम को आपने एक्सपीरियंस किया, किसी काम को आपने प्रैक्टिस किया, ये क्या है? ये लर्निंग है। लेकिन अगर कोई चीज आपने लर्न की ड्यू टू ग्रोथ और मेच्योरिटी ऑफ योर एज, दैट इज नॉट लर्निंग। ठीक है? आपने जैसे देखें कि आपने कोई काम किया, आप फटीग महसूस कर रहे हैं। फटीग का मतलब आप थकावट, बिल्कुल थकन महसूस कर रहे हैं किसी बीमारी से, और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स आर एक्सक्लूडेड। जब आप दवाई खाते हैं तो वो खत्म हो जाता है, तो ये लर्निंग नहीं है, राइट? आपके बिहेवियर में चेंज आएगी, आप कराहेंगे, हाय हाय करेंगे, बट दैट इज नॉट अ लर्निंग, बिकॉज जब आप ड्रग्स लेंगे, जब आप इलाज कराएंगे, तो दैट विल बी गॉन। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात, कि लर्निंग जो है बिहेवियर में चेंज का नाम है, और लर्निंग प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद हम जो लेते हैं, जो लर्न करते हैं, वो लर्निंग है। और तीसरी बात, कि लर्निंग जो है वो टेम्पररी नहीं होती, टेम्पररी नहीं है, ये फेयरली लॉन्ग टाइम के लिए होती है। राइट जी? यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए लर्निंग के हवाले से। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज शेयर करें। ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। सर मुझे ना थर्ड वाले जो है ना पॉइंट, उसे क्लियर कर दें दोबारा से। लर्निंग जो स्टार्ट ये वाला। जी ठीक है। बिफोर इट कैन बी कॉल्ड लर्निंग, द चेंजेस मस्ट लास्ट अ फेयरली लॉन्ग टाइम। यानी कि आप किसी चीज को कहें कि यस दिस इज द लर्निंग, तो वो लर्निंग जो है फेयरली लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए। यानी जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि वक्ती तौर पर किसी फटीक की वजह से, किसी इवेंट की वजह से आप कोई अपने बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाती है, तो दैट इज नॉट अ लर्निंग। ठीक हो गया? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बाजुकात ये होता है कि हमारा एक बहुत प्यारा अच्छा दोस्त, या हमारी फैमिली का कोई मेंबर, या हमारे पेरेंट्स, या कोई चीज हमें डांटते हैं, तो वक्ती तौर पे वी फील बैड फॉर देम। हम उनके लिए बुरी फीलिंग ले आते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो बुरा है, ये। बट विद द 5
मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, वो जो हमारा बिहेवियर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू होता है। तो हम कहेंगे कि अब हमने अपने उस दोस्त के बारे में लर्निंग नहीं की। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग तो बहुत टेम्पररी थी। हाँ, अगर वो हमारी जो लर्निंग है वो परमानेंट हो जाए, फॉर लॉन्गर पीरियड हो जाए, कई सालों पर चली जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यस, दिस इज अ लर्निंग। लर्निंग सिर्फ किताब से पढ़ने का तो नाम नहीं ना। लर्निंग इज अ समथिंग दैट यू हैव लर्न, जो आप सीख रहे हैं, कुछ भी वो प्रोसेस है। वो किताब से सीख रहे हैं, वो किसी इवेंट से सीख रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। तो लर्निंग इज समथिंग जो कि आप कोई जरूरी नहीं कि किताब से सीखें, ठीक है। और अगर लर्निंग थोड़ी देर के लिए है तो वो लर्निंग नहीं है, अगर लर्निंग वो लंबे ड्यूरेशन के लिए है तो वो लर्निंग है। ये हम नहीं कहते, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे हमारा मानना है कि लर्निंग तो लर्निंग ही होती है, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, चाहे ज्यादा देर के लिए हो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिमाग के अंदर जो उसके फुटप्रिंट्स हैं, दिमाग के अंदर कोई चीज अगर ज्यादा देर सेव रहती है तो वो लर्निंग का पार्ट है, अगर वो टेम्पररी होती है तो वो लर्निंग नहीं है। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जी, क्लियर है यहां तक? ओके जी। नेक्स्ट माय डियर्स, इट कम्स द टाइप्स ऑफ लर्निंग, फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, वेज ऑफ लर्निंग। तो यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं। इसमें ना ये इट लुक्स, ये देखिए अगर आप, इट लुक्स के ये बड़ा लेंथी है और बड़ा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर ना कंडीशनिंग के अंदर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और ऑपरेंट, क्लासिकल और ऑपरेंट में एक एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। वो एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ आ जाता है तो आप इंशाल्लाह उस एक्सपेरिमेंट को अपने वर्ड्स में बड़ी आसानी से पेपर पर उतार सकते हैं। तो मुझे अब से ऑनवर्ड आपकी बहुत तवज्जो चाहिए, क्योंकि अगर तवज्जो से मेरी अगर बात सुन लेंगे तो वो बात आपके जहन में जो है वो नक्श कर जाएगी, वो आपको याद रह जाएगी। तो इवन के इंशाल्लाह आप किताब से एक दफा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मेरा जो जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स बयान किए गए हैं वो मेरी जुबानी जरा अच्छी तरह उनको सुन लीजिएगा, सो दैट कि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए। देखिए जी, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग तीन तरह की हैं, कंडीशनिंग, कॉग्निटिव और इम्प्रिंटिंग। कंडीशनिंग के अंदर हमने दो तरह की टाइप्स पढ़नी है, क्लासिकल और ऑपरेंट। कॉग्निटिव के अंदर हमने तीन तरह की टाइप्स पढ़नी है, इनसाइट, लेटेंट और इमिटेटिंग। और इम्प्रिंटिंग अकेली एक टाइप है। तो हम तीन टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तीन टाइप्स में से पहली टाइप है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग को हम एसोसिएशन भी कहते हैं। कंडीशनिंग जो पहली टाइप है लर्निंग की, उसको हम एसोसिएशन भी कहते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग या लर्निंग बाय एसोसिएशन। तवज्जो, कंडीशनिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप सम न्यू स्टिमुलस। ये बात अभी नहीं समझ आती, ये बात अभी नहीं समझ आती। मैं पहले एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेता हूं, फिर ये बात ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। देखिए जरा, बहुत तवज्जो। एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, रशियन साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था आइवन पावलोव। आइवन पावलोव 1927 के अंदर उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था आइवन पावलोव। पावलोव ने 1927 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जस्ट टू नो। वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था डॉग्स के ऊपर। ये जो डॉग्स के जो डाइजेशन सिस्टम होता है और उनका जो स्लाइवा क्रिएट होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग्स जो होते हैं उनकी राल टपकती है, उनके मुंह में स्लाइवा बहुत ज्यादा होता है, थूक जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा होता है। और डॉग्स के अंदर ये जो सैलिवेशन का प्रोसेस होता है या ये जो स्लाइवा होता है, ये उनके डाइजेशन में यानी उनके निज़ामे इंहिज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ये जो स्लाइवा होता है डॉग्स के अंदर, ये स्लाइवा एक कंडीशन भी होती है। जब कोई वो खाने की चीज देखते हैं तो वो स्लाइवा जो है वो स्लाइवा ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है। डॉग्स जब खाने की कोई चीज, जस्ट लाइक कि जब हम इमली जो है, इमली आप खाते नहीं हैं, सिर्फ आपके सामने आ जाए तो आपके मुंह में स्लाइवेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है ना। और सम टाइम ऐसा होता है कि इमली का नाम लेने ही से ही सिर्फ आपके मुंह में जो है वो स्लाइवा आना शुरू हो जाता है, राइट। अगर किसी ने इमली को टेस्ट किया हुआ है, अगर किसी ने इमली को टेस्ट नहीं किया हुआ तो उसके लिए हम जितना मर्जी उसके सामने ये नाम लेते रहें, उसके सामने इमली रखते रहें, कुछ नहीं होगा।
बात फॉलो कर रहे हैं? जिसने एक दफा टेस्ट किया हुआ है उसके सामने जब हम उसको रखेंगे तो वो उसके मुंह में सैलिवेशन जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। खैर, उससे हम पीछे आते हैं, हम डॉग्स पे रहते हैं। तो डॉग्स का ये प्रोसेस था कि उस डॉग के आगे जब कोई खाने की चीज आती थी, मीट पाउडर यहाँ पर यूज किया गया है, मीट पाउडर आता था तो डॉग के मुंह से सैलिवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती थी, यानी मीट पाउडर को देखते ही उसके मुंह से सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती थी, राइट? अब जो है उसने क्या किया, पेवलोव ने इस सैलिवेशन को, इस मीट पाउडर देने से पहले, डॉग को मीट पाउडर देने से पहले एक कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या कंडीशन अप्लाई की? यानी वो रोजाना डॉग को मीट पाउडर देता था, तो जो ही वो उसके सामने रखता था तो डॉग के मुंह से सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती थी, उसका सलाइवा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, यानी उसको पता लग जाता था कि मुझे खाने के लिए कुछ मिलने लगा है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने ना चंद दिन वो मीट पाउडर देने से पहले वो एक ट्यूनिंग फोक कह लें या एक चम्मच कह लें या एक कोई भी लोहे की चीज कह लें, वो उसको ना जो है वो नोक करता था। यानी उसको मीट पाउडर देने से पहले वो एक ट्यूनिंग फोक को या एक चम्मच को वो जोर से किसी चीज के साथ नोक करता था, मारता था, तो एक आवाज क्रिएट होती थी। ठीक हो गया? अब पहले दिन जब उसने ऐसा किया तो डॉग ने कोई उस पर असर नहीं लिया, कोई सैलिवेशन स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, जब उसने उसके सामने मीट पाउडर रखा तो सैलिवेशन स्टार्ट हो गई। फिर वो चंद दिन करता रहा कि उसको मीट पाउडर देने से पहले जोर से नोक करता उस ट्यूनिंग फोक को, फिर उसको जो है वो मीट पाउडर देता। अब आहिस्ता आहिस्ता उस डॉग ने लर्न करना शुरू कर दिया कि ये जो मीट पाउडर है इसकी कंडीशन ये है कि ये ट्यूनिंग फोक बजेगा, इसकी आवाज आएगी तो मुझे मीट पाउडर मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने लर्न किया। अब होता यूं था, वक्त के साथ साथ ये होना शुरू हो गया कि ट्यूनिंग फोक जो ही वो जो पेवलोव था वो उसको नोक करता था, उसको बजाता था, तो साथ ही सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती थी। हालांकि जो मीट पाउडर है वो बाद में आता था। बात समझ आ रहे हैं? यानी डॉग का एक जो सैलिवेशन का रिस्पॉन्स था पहले मीट पाउडर के साथ था, फिर उसने मीट पाउडर के रिस्पॉन्स को आहिस्ता आहिस्ता कंडीशनड कर दिया, किसके साथ? उसके ट्यूनिंग फोक के साथ, राइट? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लेके चलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग में। इस एक्सपेरिमेंट को आपने जहन में रखना है और सारा जो हमारा आज का क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक है वो इसी के गिर्द घूमेगा। सो यहां तक ये जो मैंने बात की है, ये आपके जहन में एक इसकी इमेज डेवलप हुई है कि नहीं, मुझे यहां तक बताएं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे। ओके, नो क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए जरा, अब कंडीशनिंग जरा समझनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। कंडीशनिंग इज simply the process of taking up some new stimulus for which we already have certain responses. जी, कहता है कि कंडीशनिंग जो है ना एक न्यू स्टिमुलस का नाम है, यानी पहले एक प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस से अर्लियर हमने एक स्टिमुलस क्रिएट कर दी। ये जो हमने ट्यूनिंग फोक बजाना शुरू किया ना उस डॉग को फूड देने से पहले, ये क्या था? ये हमारी कंडीशनिंग है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक स्कूल के अंदर बच्चे अच्छा खासा खेल रहे होते हैं, जूं ही बेल रिंग होती है तो सबको फौरन समझ आ जाती है कि ब्रेक टाइम खत्म हो गया, वी आर गोइंग टू स्टडी, अब हमें अपनी क्लासेस में जाकर पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, मेन लर्निंग से पहले कुछ कंडीशनिंग अटैच कर देते हैं और हमारा जो माइंड है और ह्यूमंस का और एनिमल्स का जो माइंड है उस कंडीशनिंग के साथ रिलेट हो जाता है, उस कंडीशनिंग के साथ मीट विद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, आवर स्टेपिंग एट द साइट ऑफ रेड ट्रैफिक सिग्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। यानी हम अच्छे खासे चल रहे होते हैं, जूं ही रेड लाइट देखते हैं हम रुक जाते हैं। भाई क्यों रुकते हैं? क्योंकि रेड लाइट की कंडीशन हम पर इंपोज है, हमें पता है कि अगर हमने रेड लाइट क्रॉस की तो हम पर फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है। कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स
फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन द इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट एंड आवर बिहेवियर। यानी अगर हम ये रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, हमें फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सीख लिया कि इस रेड लाइट पर हमें खड़े होना है। तो ये जो रेड लाइट है एक कंडीशन है जस्ट टू स्टॉप यू। अच्छा, बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। याद रखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं। कंडीशनिंग क्या है, टाइप ऑफ लर्निंग है। कंडीशनिंग के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है, एक क्लासिकल और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तवज्जो चाहिए। अ रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पावलोव इन 1927 हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द कंडीशन, उसने एक्सीडेंटली ये क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमेना डिस्कवर किया। हालांकि वो काम किस पर कर रहा था, while performing a series of experiments on digestion and salivation in dog, जबकि उसका जो मेन काम था वो डॉग्स की सैलिवेशन और डाइजेशन का स्टडी थी, लेकिन उसने एक्सीडेंटली ये क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमेना डिराइव कर लिया। क्या हुआ, he saw dogs were responding not only on the basis of biological need, हंगर एक बियोलॉजिकल नीड है, वो जब भूख लगती है तो इंसान रिस्पॉन्ड करता है, जैसे इंसान का बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, जैसे इंसान रिस्पॉन्ड करते हैं, भूख लगती है वो कुछ खाने को तलाश करता है। इसी तरह जब डॉग को भूख लगती है तो उसकी भी सैलिवेशन स्टार्ट होती है। बट ऑल्सो एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग इट केम टू बी कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। In classical conditioning, an organisms learn a response to a neutral stimulus that normally does not bring that response. तवज्जो, ये neutral stimulus समझ लें क्या होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस, जब उस डॉग के सामने फूड रखा गया तो वो फूड ने उसके मुंह से सैलिवेशन क्रिएट की, सैलिवेशन स्टार्ट की। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने फोक बजाना शुरू किया। पहले चंद दिन उस ट्यूनिंग फोक का, उस चम्मच का डॉग पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक ये जो ट्यूनिंग फोक है, ये जो चम्मच की बजाने की आवाज है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, ये किसी किस्म का कोई इंपैक्ट जनरेट नहीं कर रही, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। जब ये न्यूट्रल स्टिमुलस आहिस्ता आहिस्ता इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगी तो फिर वो कंडीशन बन जाएगी। अभी तक हमने जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, दैट डज नॉट ब्रिंग अबाउट दैट रिस्पॉन्स। यानी अगर आप न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो बजाते रहें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप स्कूल में हैं, स्कूल में बेल की बजाय अगर बाहर गाड़ी का हार्न बज रहा है तो यू डू नॉट बॉदर, आपको कोई परेशानी नहीं, बजता है तो बजने दें। आपको होता है कि जब स्कूल की बेल बजेगी, रिंग होगी, तो फिर ही हम क्लासेस में जाएंगे, बाहर गाड़ी का हार्न बजता रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ऐसा होना शुरू हो जाए कि स्कूल वाले स्कूल की बेल माइनस कर दें और गाड़ी के हार्न पर ही आपको क्लास में जाना पड़े, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप गाड़ी के हार्न को अपनी स्कूल बेल कंसिडर करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे तो वो क्या है, वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। टू डेमोन्स्ट्रेट एंड एनालाइज क्लासिकल कंडीशनल, Pavlov conducted a series of experiments in one, तवज्जो, he attached a tube to the salivary glands of the dog, allowing him to measure the amount of salivation। उसने एक ट्यूब अटैच कर दी या एक आप समझ ले पैमाना अटैच कर दिया, जिसकी मदद से वो ये जांचता था कि कितना सलाइवा क्रिएट हुआ, ठीक है, सलाइवे की मिकदार जानता था। He then sounded a tuning fork, फिर उसने ट्यूनिंग फोक बजाया and few seconds later presented the dog with meat powder, और कुछ लम्हे बाद उसको मीट पाउडर दे दिया और इन चीजों को पेयर कर दिया। This pairing carefully planned between the presentation, और ये जानबूझकर ये दोनों चीजों को पेयर किया गया था, इन दोनों चीजों को जानबूझकर पेयर किया गया था। At the first, dog would salivate only when the मीट पाउडर इटसेल्फ वाज प्रेजेंटेड। शुरू में डॉग ने सिर्फ उस वक्त सैलिवेशन जो है वो क्रिएट की जब उसको मीट पाउडर दिया गया। बट सून इट बिगेन टू सैलिवेट एट द साउंड ऑफ ट्यूनिंग फोक, लेकिन जल्द ही चंद दिनों बाद ही उसने ट्यूनिंग फोक पर अपनी सैलिवेशन स्टार्ट कर दी। क्यों? व्हेन Pavlov stopped presenting the meat, the dog still salivate after hearing the sound। हत्ता के चंद दिन उसने ऐसा किया कि उसने मीट पाउडर नहीं भी दिया उसको, बावजूद इसके वो सैलिवेशन स्टार्ट हो गई, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ
उस चम्मच की आवाज पर, उस ट्यूनिंग फोक की आवाज पर ही सैलिवेशन स्टार्ट हो गई उस डॉग की। अब आप ये देखिए कि कैसे लर्निंग और अनलर्निंग कैसे हुई, कि जो चीज उसने सीखी थी उसको खत्म किया गया और एक नई चीज उसको सिखा दी गई। दिस इज सेम हैपेंड विद द ह्यूमंस, सेम हैपेंड विद द ह्यूमंस। ओके, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, ढेरों मिसालें हैं ह्यूमंस की। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन मिसालों को आपके सामने रख सकूं, वरना देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आप ये देख लें कि आज मगरिब हमारी कितनी खूबसूरती से हमें वो कंडीशनल चीजें अप्लाई कर रहा है कि हम इतनी खूबसूरती से, इतने प्यार से, इतने मजे से हम जो है वो जानबूझकर अपने जो हमारा कल्चरल वैल्यूज हैं उनको छोड़ रहे हैं। हम शलवार कमीज दुपट्टा छोड़ रहे हैं, हम जो है वो अपनी इस्लामी शुआर जो हैं, हमारे कल्चरल पाकिस्तानी शुआर जो हैं, हम उनको छोड़ें, और हम कितनी जल्दी, कितनी तेजी से मगरब की तकलीद कर रहे हैं। मगरब ने आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना शुरू किए कि अब हमें सिर्फ लिबास लिबास नजर आता है। हम ये नहीं देखते कि वो लिबास मुनासिब है या नहीं है, हमें हर काम मुनासिब काम नजर आता है, हमें हराम और हलाल का फर्क नजर नहीं आता। दिस इज व्हाट वी हैपनिंग, दिस इज लर्निंग, वी एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम द मीडिया, वी एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेट, वी एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट इज अराउंड अस, राइट। तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, हम सिर्फ इस डॉगी पे ही रहते हैं। अच्छा जी, टाइम हमारा, हम बात कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा आ गया कि जो साइकोलॉजिस्ट था उसने उन डॉग्स को खाना सर्व नहीं भी किया, लेकिन सिर्फ उस ट्यूनिंग फोक, उस चम्मच की आवाज की वजह से ही सैलिवेशन क्रिएट हो गई। यानी डॉग्स ने उस जो टेस्ट था, उस मीट पाउडर का जो टेस्ट था, उसको लिंक्ड कर लिया, उसको कंडीशन कर लिया, किसके साथ? ट्यूनिंग फोक के साथ। उनको यूं लगता था कि अगर ये ट्यूनिंग फोक बजेगा तो इसका मतलब कि हमें खाना मिल जाएगा, तो इट मींस कि उनकी सैलिवेशन स्टार्ट हो गई। देखिए, तवज्जो चाहिए, ये पैराग्राफ बहुत जरूरी है समझना। The sound in this case is called the neutral stimulus because it has no effect. जब तक साउंड का कोई इफेक्ट नहीं था तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस। We also have meat powder which because of the biological makeup of the dog, और मीट पाउडर को देखकर उसके मुंह से जो सैलिवेशन स्टार्ट होती थी, वो सैलिवेशन एक नेचुरल फिनोमिना है। वो सैलिवेशन कोई हमने नहीं क्रिएट की, वो डॉग ने खुद नहीं क्रिएट की, वो एक नेचुरल फिनोमिना है उस डॉग के अंदर कि खाने की चीज को देखते ही उसके मुंह से सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। The meat powder is considered an unconditioned stimulus. पहले केस में अभी डॉग जो है वो आदी नहीं हुआ, अभी ट्यूनिंग फोक का, उस चम्मच की आवाज का आदी नहीं हुआ। उस केस में जो मीट पाउडर है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि ये एक कुदरती फिनोमिना है, साइंटिस्ट ने तो इसमें कुछ नहीं किया, ये तो एक कुदरती फिनोमिना है कि खाने की चीज को देखकर उसके मुंह से सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। Because when food placed near the dog's mouth automatically causes salivation to the occur. The response that the meat powder produces is called, उस मीट पाउडर ने जो रिस्पॉन्स क्रिएट किया सलाइवेशन का या सैलिवेशन का जो प्रोसेस क्रिएट किया, वो भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि अभी तक डॉग अपने नेचुरल फिनोमिना पर चल रहा है। जब तक कोई इंसान, कोई जानवर अपने नेचुरल लर्निंग फिनोमिना पर चल रहा होता है तो वो अनकंडीशन होता है। जब हम उसको उसके नेचुरल फिनोमिना से हटाकर किसी कंडीशन पर ले आते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कंडीशनल लर्निंग बन जाती है। ये क्लासिकल कंडीशन लर्निंग की एग्जांपल है। देखिए फिर तवज्जो, व्हेन कंडीशनिंग इज कंप्लीट, जब आपने ट्यूनिंग फोक का आदि उसको बना दिया, नाउ द ट्यूनिंग फोक हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल, अब ट्यूनिंग फोक न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रहा, अब वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया है। यानी स्टिमुलस का मतलब होता है एक तहरीक जनरेट करना, किसी के अंदर एक तहरीक जनरेट करना, एक मुहर्रिक जनरेट करना। यानी ट्यूनिंग फोक उस डॉग के अंदर एक मुहर्रिक जनरेट कर देता था, एक तहरीक जनरेट कर देता था कि कुछ खाने के लिए आ गया है। तो इसलिए अब जब
वो डॉग आदी हो गया है, आदत पड़ गई है उसको, उसकी लर्निंग स्टार्ट हो गई है ट्यूनिंग फोक की वजह से। अब ट्यूनिंग फोक का बजना क्या कहलाएगा? कंडीशनड स्टिमुलस एंड द सैलिवेशन एज अ रिस्पॉन्स, और जो सैलिवेशन स्टार्ट हो गई उस ट्यूनिंग फोक की वजह से वो उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा। ट्यूनिंग फोक का बजना स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, ट्यूनिंग फोक की वजह से सैलिवेशन स्टार्ट होना, कंडीशनड रिस्पॉन्स। जब वो उसने लर्निंग नहीं की थी उस वक्त ट्यूनिंग फोक बचता था तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसका कोई उसको फायदा हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब वो उस प्रोसेस में आ गया, उस ट्यूनिंग फोक के प्रोसेस में आ गया, तो अब ये कंडीशनल स्टिमुलस है। और ये एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग की, यानी इस तरीके से एक कंडीशन मुतसल्लत कर कर हम किसी को लर्निंग का प्रोसेस करवाते हैं। जी, यहां तक मुझे बताइए, ये क्लासिकल कंडीशनिंग समझ आ गई कि है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। जी ठीक है, नो क्वेश्चन। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, ये मैं बताने से पहले, ये 6 प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, ये बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि पेपर के अंदर क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, ठीक हो गया? अब अगर पेपर को हम व्यू करें ना, तो पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन लर्निंग और डिफरेंशिएट क्लासिकल लर्निंग एंड ओपरेंट लर्निंग। तो पेपर के अंदर इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर सकें, राइट? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर तो डिफरेंस भी आता है और आपने दोनों को बयान भी करना है, तो फिर ये प्रिंसिपल्स वाला पोर्शन ओमिट कर दीजिएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन क्लासिकल कंडीशनिंग, तो फिर ऑब्वियसली आपको क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ ही इसके प्रिंसिपल भी लिखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो ओपरेंट कंडीशनिंग है, ओपरेंट कंडीशनिंग है, ओपरेंट कंडीशनिंग के साथ भी इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? तो अगर ये अकेला आता है तो आपके पास टाइम है तो इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप पेपर में से इसको स्किप कर दीजिएगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने देखे आपके सामने एक एक लाइन जो है वो हाईलाइट की हुई है, यानी सारा सारा भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल जो हैं वो हमें ऑब्वियसली पैवलोव ने दिए, 6 प्रिंसिपल्स दिए: एक्यूजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, स्टिमुलस, डिस्क्रिमिनेशन और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। अगर आपको वो एग्जांपल समझ आ गई हुई है डॉग वाली, तो ये भी एक मिनट में आपको समझ आ जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तवज्जो, एक्यूजिशन, पहला प्रिंसिपल है एक्यूजिशन। इफ CS, conditioned या conditioning stimulus, if conditioned stimulus was presented at the same as the unconditioned stimulus too long after it or too long before it, it had little or no effect on the dog's behavior. तवज्जो, अगर क्या किया जाए कि आप ट्यूनिंग फोक बजाएं और ट्यूनिंग फोक के आधे घंटे के बाद आप जो है वो उनको मीट प्रेजेंट करें। डॉग को क्या किया आपने? ट्यूनिंग फोक बजा दिया, ट्यूनिंग फोक बजाने के 2 घंटे के बाद आपने उसको मीट दे दिया, तो मुझे बताएं कि वो डॉग किसी तरह लिंक अप कर पाएगा इस चीज को कि वो ट्यूनिंग फोक को समझेगा कि भाई खाना आने वाला है? नो वे, ठीक है? इफ द कंडीशनल स्टिमुलस वाज प्रेजेंटेड एट द सेम too long after it or too long before it, it had little or no effect on the dog's behavior. अगर आपने वो जो कंडीशनिंग स्टिमुलस था, वो जो ट्यूनिंग फोक का बजाना था, या तो बहुत देर पहले देते हैं आप या बहुत देर बाद आप उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता या बहुत थोड़ा इफेक्ट आता है। इस इफेक्ट को कहते हैं एक्यूजिशन। दूसरी चीज है एक्सटिंक्शन। In Pavlov experiments, a dog was trained to salivate at the sound of a bell. The repeated sound of the bell without food resulted in gradual disappearance of salivation. This phenomena is known as extinction. देखिए,
जब आप उस डॉग को एक चीज पर कंडीशन कर रहे हैं, आपने उसको एक बेल पर, एक साउंड पर कंडीशन कर दिया, लेकिन अगर आप उस साउंड के बाद उसको खाना देते ही नहीं, ठीक है, तो फिर द रिपीटेड साउंड ऑफ द बेल विदाउट फूड रिजल्टेड इन ग्रेजुअल डिस्पेरेंस ऑफ सैलिवेशन। जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ बेल ही बजाएं, उसको खाना दें ही ना, तो क्या उसकी सैलिवेशन का प्रोसेस रहेगा? नहीं, वो भूल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक चीज लर्न की, आपने एक चीज याद कर ली, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता आप भूल जाएंगे। आप कोई लेसन, कोई स्टोरी, कोई सबक याद करते हैं, तो अगर तो आप उसको प्रैक्टिस में रखते हैं, आप उसको करते रहते हैं, तो वो आपको याद रहता है। आप उसको भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो आपका खत्म हो जाएगा, उसका डीलिंक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टीचर्स जो होते हैं, उनको ये चीजें याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार पढ़ा रहे होते हैं, हर साल पढ़ा रहे होते हैं, हर साल में 2-2 दफा पढ़ा रहे होते हैं, तो ये चीजें उनको याद रह जाती हैं। एक नॉर्मल इंसान जो होता है, आप लोग हैं, आपने ये 1 साल 2 साल पढ़ना है, पेपर हो जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको भूलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जब कभी आपको वो सामने चीजें आएंगी तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसके लिए प्रोन हो जाएंगे, फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। इसके बाद तीसरी चीज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये है कि अगर आप ने एक्सटिंक्शन कर दी, अगर आपने एक्सटिंक्शन कर दी, यानी डॉग को आपने खाली बेल पर रख लिया, खाली ट्यूनिंग फोक की साउंड पे रख लिया और उसको कोई फूड नहीं दिया, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी उसकी वो आदत आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर आप कुछ अरसे बाद दोबारा से बेल के बाद या ट्यूनिंग फोक की आवाज के बाद खाना देना शुरू कर देंगे, तो उसकी सैलिवेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं रिकवरी, यानी वो रिकवर हो जाएगी। वो आदत जो भूल गई थी, अब वो रिकवर्ड हो जाएगी। जैसे आपने कुछ याद किया, कुछ अरसा उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो वो भूल गया, लेकिन कुछ अरसे बाद जब आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो वो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक हो गया? एक्सटेंशन क्या था? एंड अप हो गया। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? कि वो चीज आपको दोबारा रिकॉल होनी शुरू हो जाएगी, दोबारा याद होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जनरलाइजेशन। Pavlov noticed that his dog often salivated not only at the sound of tuning fork but at the sound of a bell or a buzzer as well. Such behavior is the result of stimulus generalization. देखिए, अब क्या है, जहां पर पैवलोव ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि वो ट्यूनिंग फोक है ना, वो बजाता था, आहिस्ता आहिस्ता उनको फूड देता था, तो उनकी सैलिवेशन क्रिएट हो जाती थी। अब उसने क्या किया कि उसने ट्यूनिंग फोक से मिलती जुलती आवाज जो थी वो भी रखनी शुरू कर दी। 3 रिपीट कर दें, 3 रिपीट कर दें जी। 3 इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जी, स्टूडेंट कह रहे हैं जी स्पॉन्टेनियस रिकवरी रिपीट कर दें, मैं बता देता हूँ। यार कोशिश किया करें, माइक से बोला करें, मैसेज बाजू का मेरी स्किप हो जाता, नहीं देखा जाता। अच्छा खैर, स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज, थोड़ी एग्जांपल अपने जहन में रखें कि सपोज कर लेते हैं कि आप मैथ्स का एक क्वेश्चन आपको कोई सिखाता है, ठीक है, उस मैथ के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो आपको याद रहता है, लेकिन साल 2 साल 3 साल आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, एक वक्त आता है कि वो क्वेश्चन आपको भूल जाता है। ठीक हो गया? अब वो अगर आपको भूल गया, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक हो गया? अब अगर चंद सालों बाद कुछ टाइम लगाने पर कोई आपको दोबारा सिखा दे या आप खुद सीखने की कोशिश करें, तो वो जो आपका क्वेश्चन था वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद आना शुरू हो जाएगा, दोबारा याद आना शुरू हो जाएगा, और आप अगर चंद दिन उसको कोशिश करेंगे तो वो फिर आपको उसी तरह ही याद रहेगा जैसे पहला याद रहता था। ठीक इसी तरह इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पैवलोव ने कहा कि जब हमने उसको कुछ अरसा बेल बजाने के बाद फूड नहीं दी, तो फिर कुछ अरसे बाद जब हम बेल बजाते थे तो उसकी सैलिवेशन नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि बेल के बाद उसको पता मुझे फूड मिलना ही नहीं, तो काहे की सैलिवेशन, तो उसकी सैलिवेशन खत्म हो गई। अब फिर कुछ अरसे बाद हमने क्या किया कि हमने बेल के बाद दोबारा खाना देना शुरू कर दिया उसको, यानी बेल बजाते थे, दोबारा खाना शुरू कर देते थे, तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी हमने उसको रिकवर कर लिया, उसकी जो आदत थी, उसकी जो लर्निंग थी, जिसको वो अनलर्न हो गया था, भूल गया था, हमने उसको दोबारा रिकवर कर लिया। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जी क्लियर है? ओके।
इसके बाद जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ये होता है कि आप उसने क्या किया, उसने ट्यूनिंग फोक से मिलती जुलती एक साउंड पे भी डॉग को जो है वो कंडीशनड कर दिया। यानी ट्यूनिंग फोक की आवाज, उससे मिलती जुलती बेल की आवाज, उससे मिलती जुलती बजर की आवाज, उससे मिलती जुलती किसी साउंड के साथ भी उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंडीशनड कर दिया। यानी कभी उसको बेल बजाने पे दे देता था, कभी उसको जो है वो ट्यूनिंग फोक बजाने पे दे देता था, कभी उसको बजर बजाने पे खाना दे देता था। तो फिर डॉग ने इसको जनरलाइज कर लिया कि जब ये मिलती जुलती आवाज आएगी तो इसका मतलब खाना ही होगा। तो उसने उसके साथ अपनी सैलिवेशन जो है वो जोड़ ली। इवन के ये होता था कि वो डॉग के ऊपर बेल बजाता था या बजर बजाता था या ट्यूनिंग फोक बजाता था, हर केस में जो है वो उसको उसकी सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अब यूं होता है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं हर क्लास से पहले पासवर्ड, राइट? और जब आपको अंदाजा, अगर आप डीपली ऑब्जर्व करें तो हर क्लास में सेम पासवर्ड सेम आईडी होता है, ठीक हो गया, हम चेंज नहीं कर रहे। अब अगर किसी क्लास में मैं स्किप कर दूं वो पासवर्ड और आईडी, कुछ लोगों को तो याद होगा, कुछ लोगों के मोबाइल में सेव होगा कि ये वाला सर का आईडी पासवर्ड है, कुछ लोगों को जिनको नहीं याद होगा वो किसी से पूछ लेंगे। यानी यू पीपल आर प्रॉन्ड। अब आप कंडीशनड हो गए हैं कि 11:30 बजे आपने कोई और काम नहीं करना, पीर वाले दिन 11:30 बजे आपने यहां पर आ जाना है। सपोज करें अगर किसी दिन मैं 11:30 नहीं भी आता, मैं 11:40 पे आता हूं, तो यू पीपल आर प्रेजेंट एट 11:30, ठीक है? तो आप 11:30 बजे प्रेजेंट हो गए, क्यों? क्योंकि आपने जनरलाइज कर लिया हुआ है, आपने जनरलाइज कर लिया हुआ है कि सर एग्जैक्टली 11:30 आ जाते हैं तो आज भी 11:30 ही आएंगे, हालांकि मैं उस दिन 11:30 नहीं आया था। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर ये है कि मैं क्या करूं, कभी मैं 11:30 आता हूं, कभी मैं 11:15 आता हूं, कभी मैं लेट आता हूं, कभी 10 मिनट 15 मिनट, तो फिर आप लोग इसी चीज के आदी हो जाएंगे कि ठीक है 10-15 मिनट सारी लेट आते हैं तो आप भी 10-15 मिनट लेट ही आया करेंगे। समझ आ रही है? तो जनरलाइजेशन ये होती है कि जब हम चीजों को मिक्स कर देते हैं ना तो चीजें जनरलाइज होना शुरू हो जाती है। तो सेम हैपेंड विद द डॉग्स। उसने भी बेल, बजर और इन ट्यूनिंग फोक, इन सारी साउंड्स को मिक्स करता रहा डेज बाय डेज, तो डॉग्स जो थे वो उसके साथ ही प्रॉन्ड हो गए। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। इसके बाद स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इज if stimuli if stimuli are sufficient distinct from one another so that the presence of one evokes a conditioned response but the other does not, we can say that stimulus discrimination has occurred. तवज्जो, अब अगर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि अगर ये किया जाए कि एक साउंड पर खाना दिया जाए और एक साउंड पर खाना ना दिया जाए, उन दोनों साउंड्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन हो, उन दोनों साउंड्स के दरमियान फर्क रखा जाए। यानी जनरलाइजेशन में तो ये किया गया ना कि सारी साउंड्स पर ही खाना दे दिया गया, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन की जाए, सिर्फ एक ही साउंड पर खाना दिया जाए, तो डॉग्स कभी भी, अगर आप ट्यूनिंग फोक पे खाना देते हैं तो वो कभी भी बजर के ऊपर स्लाइवेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, वो कभी भी जो है वो बेल के ऊपर स्लाइवेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, वो ट्यूनिंग फोक पर ही सैलिवेशन स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, आपने स्टिमुलस पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। अगर डिस्क्रिमिनेशन करें तो फिर भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आप उनको जनरलाइज रखें तो वो फिर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर है जी ये बात? यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे। ओके जी, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ये प्रिंसिपल नंबर 6 है। मैं रिकॉल कर दूं सारी चीजें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है लर्निंग का, ये चैप्टर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन, और चैप्टर नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू द बुक दैट वी आर फॉलोइंग। और इस बुक के अकॉर्डिंगली हमने अभी तक जो है वो डेफिनेशन पढ़ी है लर्निंग की, और फिर हमने स्टार्ट की हैं 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग में एक है कंडीशनिंग, एक है कॉग्निटिव लर्निंग, एक है इम्प्रिंटिंग। अभी हम कंडीशनिंग लर्निंग पढ़ रहे हैं, और कंडीशनिंग लर्निंग में हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक हो गया? और क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने जब स्टार्ट की तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने इसको पढ़ने के बाद इसके 6 प्रिंसिपल्स थे,
एक्यूजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, और छठा है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। इसको हम पढ़ने लगे हैं। Higher order conditioning occurs when a conditioned stimulus that has been established during the earlier conditioning is then paired with a neutral stimulus, and the neutral stimulus comes to evoke a conditional response similar to the original conditioned stimulus. देखिए, वो कहता है कि आपने डॉग को एक आपने रिस्पॉन्स पे लगा दिया, एक कंडीशन पे लगा दिया। सपोज आपने डॉग्स को ट्यूनिंग फोक पे लगा दिया, तो आप ट्यूनिंग फोक बजता है तो उनकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। आप ट्यूनिंग फोक से पहले कोई और चीज बजाना शुरू कर दें, कोई बेल बजा दें, ठीक हो गया। अब ट्यूनिंग फोक एक कंडीशन है, बेल कंडीशन नहीं है, वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। तवज्जो, जो हमने यहां पे पढ़ा था ना, न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी जब डॉग सिर्फ मीट पाउडर खाने के आदी थे तो उनके लिए ट्यूनिंग फोक का बजना न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम इस स्टेज पे हैं कि हमने उनको जो उनका मीट पाउडर वाली कंडीशनिंग थी वहां से हटाकर हमने उनको ट्यूनिंग फोक पे लगा दिया हुआ है। ट्यूनिंग फोक बचता है तो उनकी सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी उन्होंने ट्यूनिंग फोक सीख लिया है, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम ट्यूनिंग फोक को रिप्लेस कर दें किसी और चीज के साथ, तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज ट्यूनिंग फोक से पहले एक बेल बजाना शुरू कर दी, तो क्या वो बेल को रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि बेल उनके लिए न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब हम क्या करते हैं कि हम आहिस्ता 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 ट्यूनिंग फोक के बाद मीट पाउडर का स्टेटस खत्म कर देते हैं और बेल के बाद शुरू कर देते हैं। तो अब क्या स्टेज आ जाएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेज आ जाएगी कि वो जो डॉग्स होंगे वो ट्यूनिंग फोक को खत्म करना शुरू कर देंगे, वो उनके लिए कंडीशन खत्म हो जाएगी। अब ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल का बजाना, वो उनके लिए कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा कि ट्यूनिंग फोक आप जितना मर्जी बजाते रहें, उन डॉग्स की सैलिवेशन स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि बेल बजाते ही उनकी सैलिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कर दी। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का मतलब कि आपने एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे उनको शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड हायर कंडीशनिंग, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ये था जी हमारा क्लासिकल लर्निंग वाला पोर्शन। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें।